नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखते हैं आज की हेडलाइंस। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट हुई जारी, माइग्रेंट रिफ्यूजीज एंड सोसाइटीज है इसका टाइटल। विश्व बैंक करती है इसे जारी। राष्ट्रीय मेडिकल डिवाइस नीति को मिली कैबिनेट की मंजूरी, मेडिकल डिवाइस सेक्टर का आकार बढ़ाना है नीति का लक्ष्य। एशिया का चौथा सबसे बड़ा मेडिकल डिवाइसेस बाजार है भारत। और धन शोधन कानून को मिली सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, जांच करने की आड़ में ईडी करता है अधिकारियों को टॉर्चर। मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए लाया गया था कानून। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक बार फिर दोहरा दूं कि स्टडी IQ IAS हिंदी की टीम अपना चौथा लाइव फाउंडेशन बैच शुरू कर चुकी है यूपीएससी के लिए, और ये बैच शाम 6 बजे से चल रहा है। इस बैच में एडमिशन लेना हो तो अमृत लाइव कोड का यूज कीजिए, जिससे ये बैच 18,999 रुपये में आपको मिल सकता है। बैच के बारे में ज्यादा जानकारी लेने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए, जिसमें सारी जानकारी मुहैया हो जाएगी। आइए शुरू करें। विश्व बैंक द्वारा माइग्रेंट रिफ्यूजीज एंड सोसाइटीज टाइटल के साथ वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट में माइग्रेशन यानी प्रवासन को एक डेवलपमेंट चैलेंज बताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की 2.3% आबादी अपनी राष्ट्रीयता वाले देश से बाहर रह रही है। इनमें भी लगभग आधी आबादी लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में रहती है। दुनिया में बदल रही जनआंकिकी और जलवायु परिवर्तन के चलते प्रवासन आने वाले वक्त की हकीकत है। ऐसे में सभी देशों को इसके लिए एकजुट होना होगा। अगर प्रवासन को सही ढंग से मैनेज कर लिया गया तो दुनिया की समृद्धि में इसकी अहम भूमिका साबित होगी। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय वर्कर्स विदेशों में जाकर अपनी आय में 120% का इजाफा करते हैं, जबकि आंतरिक प्रवासन के दौरान 40% का ही इजाफा होता है। कम स्किल्स वाले वर्कर्स जब किसी लो इनकम कंट्री से दूसरे देश में प्रवास करने जाते हैं तो ज्यादा फायदे में रहते हैं। रिपोर्ट में एक और अहम बात कही गई है कि जब टैलेंटेड भारतीय विदेशों में प्रवास करते हैं तो इसे ब्रेन ड्रेन कहते हैं। लेकिन रिपोर्ट की माने तो इस ब्रेन ड्रेन ने भारत के IT सेक्टर को खूब लाभ पहुंचाया है। रिपोर्ट में माइग्रेशन से होने वाले लाभों में रेमिटेंस को भी गिनाया गया है। गौरतलब है कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा रेमिटेंस हासिल करने वाला देश है। रेमिटेंस से मतलब प्रवासियों द्वारा भेजे जाने वाले धन से है। भारत के रेमिटेंस का बड़ा हिस्सा गल्फ कंट्रीज से हासिल होता है। विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भारतीय प्रवासियों की 50% आबादी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के देशों में निवास करती है। आपको बता दें कि विश्व बैंक समूह में कुल 5 संस्थाएं IBRD यानी इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IDA यानी इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, मल्टीलैटरल गारंटी एजेंसी और इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स शामिल हैं। IBRD और IDA को सम्मिलित रूप से विश्व बैंक कहते हैं। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है। विश्व बैंक द्वारा जारी की जाने वाली रिपोर्ट्स में वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ईज ऑफ लिविंग रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट और वर्ल्ड लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स शामिल है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय मेडिकल डिवाइस नीति 2023 को मंजूरी दे दी है। सरकार का कहना है कि इस नीति के जरिए अगले 5 सालों में मेडिकल डिवाइस सेक्टर को मौजूदा $11 अरब से बढ़ाकर $50 अरब करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा यह मेडिकल डिवाइस सेक्टर में पहुंच, गुणवत्ता और नवाचार के व्यवस्थित विकास की सुविधा भी मुहैया कराएगी, ताकि सार्वजनिक स्वास्थ्य के मंसूबे को पूरा किया जा सके। इतना ही नहीं, इस नीति के मामले में केंद्र सरकार का नजरिया रोगी केंद्रित होने के साथ साथ विकास पथ को गति देना भी है और अगले 25 सालों में दुनिया के बाजार में करीब 10 से 12% की हिस्सेदारी हासिल करना है। वर्तमान में वैश्विक मेडिकल डिवाइस बाजार में इसकी हिस्सेदारी 1.5% होने का अनुमान है। राष्ट्रीय मेडिकल डिवाइस नीति 2023 के तहत मेडिकल डिवाइसेस सेक्टर के 6 बड़े एरिया को रणनीतिक और नीतिगत मार्गदर्शन तथा सुविधा मुहैया कराया जाएगा। इन 6 बड़े एरियाज में नियामक व्यवस्था को सुव्यवस्थित करना, बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, अनुसंधान और विकास तथा नवाचार को सुविधाजनक बनाना, निवेश और मानव संसाधन विकास को बढ़ावा देना शामिल है। अभी स्थिति यह है कि भारत में मेडिकल डिवाइस की जरूरतों का 80% आयात के जरिए पूरा होता है।
भारत दुनिया के 20 बड़े मेडिकल डिवाइसेस बाजारों में से एक है, जबकि एशिया में इसकी स्थिति जापान, चीन और दक्षिण कोरिया के बाद चौथे सबसे बड़े बाजार की है। भारत में मेडिकल डिवाइसेस के क्षेत्र का आकार बाकी विनिर्माण उद्योग की तुलना में बहुत छोटा है। यहाँ मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री का मूल्य 5.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के करीब है, जो कि 96.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर के भारतीय स्वास्थ्य उद्योग का लगभग 4 से 5% है। मेडिकल डिवाइसेस वे डिवाइस होते हैं जिसका इस्तेमाल मेडिकल पर्पस के लिए किया जाता है। इसकी सहायता से बीमारी को डायग्नोस किया जाता है, साथ ही बीमारी का उपचार और रोकथाम भी किया जाता है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छठे वन अर्थ वन हेल्थ एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 मीट का उद्घाटन किया। इस मीट में दुनिया भर के स्वास्थ्य मंत्रियों और पश्चिम एशिया, सार्क, आसियान तथा अफ्रीकी क्षेत्रों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने न केवल देश के नागरिकों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए स्वास्थ्य सेवा को सुलभ और सस्ता बनाने का लक्ष्य तय किया। इसके अलावा भारत वन अर्थ वन हेल्थ विजन के तहत अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान दुनिया भर में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में असमानता को कम करने की कोशिश भी कर रहा है। वन अर्थ वन हेल्थ एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 2 दिवसीय आयोजन था। इसका मकसद स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के हितधारकों के बीच वैश्विक सहयोग और साझेदारी को विकसित करना है। इस प्रोग्राम में मुख्यतः रोगी और स्वास्थ्य देखभाल कार्यबल की मोबिलिटी पर ध्यान टिकाना है, ताकि दूसरे देशों में रोगियों को वहन करने की क्षमता के अनुसार स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराई जा सकें। साथ ही इसके जरिए भारत को किफायती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण और विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं देने के नए केंद्र के रूप में विकसित करना है। इसमें विदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों सहित दूसरे स्वास्थ्य जानकार विदेशी प्रतिनिधि भी भाग लेते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत PMLA यानी धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के प्रावधानों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट 4 मई को चुनौती याचिका पर सुनवाई करेगा। याचिका में आरोप है कि केंद्रीय एजेंसी ED यानी प्रवर्तन निदेशालय जांच करने की आड़ में छत्तीसगढ़ सरकार के अधिकारियों और अन्य लोगों के साथ टॉर्चर, गाली-गलौज और मारपीट कर रही है। संविधान का अनुच्छेद 131 भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच किसी भी विवाद में सर्वोच्च अदालत को मूल अधिकारिता देता है। मतलब ये कि संविधान का यह अनुच्छेद किसी राज्य को केंद्र या किसी अन्य राज्य के साथ विवाद के मामलों में सीधे सर्वोच्च अदालत में जाने का अधिकार देता है। वहीं धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने और मनी लॉन्ड्रिंग से प्राप्त संपत्ति को जब्त करने से जुड़े प्रावधान के लिए लाया गया है। यह अधिनियम बैंकिंग कंपनियों, वित्तीय संस्थानों और बिचौलियों को अपने सभी ग्राहकों की पहचान करने और सभी लेन देन के रिकॉर्ड को वेरीफाई और रख रखाव करने की जिम्मेदारी सौंपता है। ऐसे सभी लेन देन की जानकारी भारत के वित्तीय खुफिया इकाई को मुहैया कराने का प्रावधान करता है। जब कोई वित्तीय कंपनी या उसका कोई अधिकारी अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं कर पाता, तब यह अधिनियम वित्तीय खुफिया इकाई के निदेशक को ऐसी स्थिति में बैंकिंग कंपनी, वित्तीय संस्थान या बिचौलिए पर जुर्माना लगाने का अधिकार भी देता है। ED आमतौर पर PMLA के तहत आए मामले की जांच करता है। आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग एक प्रक्रिया है। यह अवैध स्रोत से इकट्ठा किए गए धन को वैध करने की प्रक्रिया है। अवैध स्रोतों में ड्रग्स की तस्करी, हथियारों का व्यापार, भ्रष्टाचार और संगठित अपराध जैसे गैरकानूनी हरकतें शामिल हैं। इंटरपोल के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग अवैध रूप से प्राप्त आय की पहचान को छिपाने या छिपाने के लिए किया गया कोई भी प्रयास या गतिविधि है, ताकि वे आय वैध स्रोतों से हासिल लगे। आइए जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित सवाल। पहला है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है? IMF, वर्ल्ड बैंक, संयुक्त राष्ट्र या फिर UNDP? अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान का अनुच्छेद 131 सर्वोच्च अदालत के मूल अधिकारिता से संबंधित है। विश्व बैंक समूह में कुल 5 संस्थाएं शामिल हैं। उपर्युक्त में से गलत कथन या कथनों का चुनाव करना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने क्या सवाल पूछे थे आपसे और उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल मैंने पूछा था, QChamp और IPMDA पहले किस संगठन से संबंधित हैं? ब्रिक्स, G20, SCO या फिर क्वाड? और सही जवाब है इसका विकल्प D यानी क्वाड। QChamp और IPMDA पहले क्वाड से संबंधित है। अगला सवाल पूछा था मैंने, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जफर महल लाल किले के प्रांगण का हिस्सा है। भारत में केवल सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार है। सही कथन को चुनना था।
केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो। सही जवाब है विकल्प डी यानी पहला और दूसरा दोनों ही कथन गलत हैं। जफर महल दक्षिणी दिल्ली के मेहरौली में है, जबकि सर्वोच्च और उच्च अदालत दोनों को ही क्रमशः अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करने का अधिकार है। तो आज के बुलेटिन में इतना ही। अगर आप इस बुलेटिन की पीडीएफ हासिल करना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसकी पीडीएफ ले सकते हैं, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और आज जो सवाल मैंने पूछे हैं उनके सही जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कल रात 9 बजे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिए। नमस्कार।